नमस्कार। क्या हालचाल, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? देखिए, इसमें हम लोग 20 रामबाण प्रैक्टिस सेट करेंगे। सेट प्रीवियस ईयर दोनों मिला के 20 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 20 में कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन का हम कम्बिनेशन करा देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। भारत की प्रमुख कोचिंग जैसे ज्ञान बिंदु हो गया, इडुटेरिया हो गया और खान सर का हो गया, इन सब में जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और स्पीड आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लीजिए, स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कम समय में आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है, आप इसको कर लेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा एग्जाम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न आ जाता है, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो कह रहा है कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है आपका गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है। तो इस महोत्सव के दौरान क्या हुआ है? इस महोत्सव के दौरान शाश्वत मिथिला भवन का भी वहाँ पे उद्घाटन हुआ है और मैथिली कवि विद्यापति के प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, मैथिली कवि विद्यापति के प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? बताइए, बिहार में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित जातियों की संख्या है आपका 215। कितना है? 215। देखिए, बिहार में टोटल जनसंख्या कितनी है? बिहार में टोटल जनसंख्या कितनी है? 13.7 करोड़, 13.07 करोड़, ठीक है। 13.07 करोड़, जिसमें पुलिस मेल का पूछ ले कि मेल कितने हैं, तो मेल बता दीजिएगा 6.41 करोड़, ठीक है। और फीमेल पूछ ले तो फीमेल 6.11 करोड़। बिहार में सबसे ज़्यादा पूछता है कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ले तो बिहार में टोटल साक्षरता दर आप बताइए कितना है? तो अगर टोटल ओवरऑल पूछे तो 79.7% है। मेल का पूछ ले तो मेल का बता दीजिएगा 84.91%। फीमेल का पूछ ले तो फीमेल का बता दीजिएगा 73.91%, है ना। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना भी हुई है, तो अगर जातिगत जनगणना हुई है तो उसमें सबसे अगर पूछ ले कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितने परसेंट है, तो 36.01% है। पिछड़ा वर्ग कितने हैं? पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड, है ना, तो वो जो है आपके जो है 27.12% है। अगर आपसे पूछ ले अनुसूचित जाति अगर पूछ ले तो आपका 19.65% है। और अनुसूचित जनजाति पूछे, जनजाति, तो बता दीजिएगा 1.68% है, 1.68%। तो आप पूछेंगे सामान्य वर्ग वाले कितने हैं? तो सामान्य वर्ग वाले हैं आपके 15.15%, 15.52%, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। बिहार में सबसे ज़्यादा कितने हैं? सबसे ज़्यादा कौन धर्म है? हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म आपका 81.99% है, ठीक है। ये चीज़ आप इतना याद रखिएगा। तो जनगणना हुई है, तो जनगणना की सूची का विषय बताइए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो जनगणना है ये आपका समवर्ती सूची का नहीं, संघ सूची का विषय। किसका विषय है? संघ सूची का विषय, है ना। अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का जो है 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। हाँ, ये भी बात सही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नागमार्क एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण मतलब मूल्यांकन प्रशिक्षण कहाँ पे किसके द्वारा किया गया? तो आपका किया गया है रक्षा अनुसंधान परिषद DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान परिषद DRDO के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में किया गया है, ठीक है, राजस्थान में किया गया है, ठीक है। ये नाग यमकेटू का सफल परीक्षण, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, दो क्वेश्चन और बताइए। एक क्वेश्चन है कि पेंट माई सिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में किया। अच्छा, प्रयागराज में एक चीज़ और किया गया, एक प्लेट एक थैला अभियान चालू किया गया है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और क्या बोलते हैं उसको, 14 जनवरी 2025 को क्या हुआ है ना, उसमें जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया है। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो अर्पणा सेन को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना में पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपका किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना, जो कि भारतीय शासक थे। ये भारतीय मतलब अटूट भावना की प्रतीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यह प्रतिमा कितनी ऊंचाई पे स्थापित किया गया? आपका किया गया 14,300 फीट, 14,300 फीट की ऊंचाई पे किया गया। जो पेंगोंग त्सो है ये आपका हिमालय में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हिमालय में पड़ता है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4350 मीटर, ठीक है, जो लगभग 14,300 फीट के आसपास में है। पेंगोंग त्सो जो है ये झील है, कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील यानी कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये जो है मतलब होता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको
टेक्नॉन क्या क्या बोलते हैं, टेक्नोनिक ऐसा बोलते हैं, उसकी झील टाइप का है ये चीज़, ठीक है। जैसे जो मतलब क्या बोल, जैसे हिमालय का जैसे जो निर्माण हुआ था, ठीक है, मतलब आपस में जो टकराए थे भारतीय प्लेट, हाँ भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो टकराए थे, तो उससे टेक्टोनिक झील का निर्माण होता है, तो ये वही टाइप का झील है, ठीक है, पेंगोंग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं की बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून किया है। तो इसका बताइए कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है महिलाओं के बुर्का पहनने के मतलब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून पास किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आए तूफान राफेल, देखिए राफेल नाम है, तूफान का राफेल नाम है, राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? तो भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी भाई साहब बताइए? तो क्यूबा के लिए, ठीक है, क्यूबा के लिए मानवीय सहायता भेजी, है ना। कब आया था तूफान? यहाँ पर आया था 15 जनवरी में, है ना, 15 जनवरी 2025 को, ठीक है। उसमें तो ये जो राफेल नाम है, ये राफेल नाम जैसे तूफान का नामकरण भी करते हैं ना लोग, अलग अलग देश, तो तूफान का जो राफेल का नामकरण है, ये कौन किसने किया था? ये किया था आपके फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। काफ़ी तेज़ में 100 लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारत में भी एक तूफान आया था 2024 में, दाना तूफान था, दाना, ठीक है, ये 2024 में आया था। कहाँ टकराया था? तो आपका टकराया था पश्चिम बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में, इधर साइड से, ठीक है। उसका ये दाना नाम किसने दिया था? दाना नाम दिया था आपका कतर ने। किसने दिया था दाना नाम? दाना नाम दिया था कतर ने, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जनवरी 2025 में, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? बताइए, इसका आंसर बताइए। तो आपका किया गया है कहाँ किया गया है? आपका किया गया है अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में, अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में किया गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है ना कि इसमें जो है गुजरात के 30 दिव्यांगों को 1 करोड़ रुपए मतलब का ऋण वितरित किया गया है, ठीक है। इसमें दिव्य कला मेला आयोजन अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में कब हुआ है? जनवरी 2025 में। देखिए जनवरी 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आ जाता है, महाकुंभ हुआ था आपका प्रयागराज में, है ना, महाकुंभ। तो आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है ये महाकुंभ। कब से कब तक हुआ था? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो किस संस्थान के छात्रों ने किया इसका बताना है आपको। तो आपका किया है IIT BHU के छात्रों ने किया है, IIT BHU के छात्रों ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? देखिए इसमें केंद्रीय विषय पूछा है ना, तो केंद्रीय विषय आप क्या बताएंगे? केंद्रीय विषय था आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए 76वें गणतंत्र दिवस पे भारत के मतलब मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्राबोवो सुबियांटो, है ना, ये मुख्य अतिथि थे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, उसमें टोटल 31 झांकियाँ निकली थी इस बार, है ना, जो चीज़ याद रखने के लिए आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भारत की कौन सी चुनी गई है? तो भारत की चुनी गई है आपका इसमें जो है 12th फेल। बताइए कौन सी चुनी गई है? 12th फेल की लापता लेडीज, बताइए आंसर। तो इसको चुनी गई है लापता लेडीज। देखिए जो 12th फेल है, ये जो 12th फेल है ना, इसको 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे आपके विनोद चोपड़ा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जो है, अगर आपको एक्ट्रेस का मतलब एक्ट्रेस पूछे तो उसमें आलिया भट्ट को दिया गया था राखी और रानी के लिए, और रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था एनिमल मूवी के लिए। अगला कह रहा है कि केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो कौन सी प्रणाली लॉन्च की भाई? तो इसमें की है कावाछाम। तो कावाछाम का मतलब क्या हो गया? कावाछाम का मतलब हो गया केरला वार्निंग क्राइसिस हाजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, हाजार्ड मैनेजमेंट, ये कावाछामा हो गया। तो केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कावाछाम प्रणाली लॉन्च की है ना। ऐसे बहुत मतलब अलग अलग सरकार अलग अलग लॉन्च की हैं। तो ऐसे समझिए कि जैसे अभी इतना क्या बोलते हैं, हरियाणा में एक लॉन्च हुआ है सम्मान संजीवनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने महिलाओं एवं किशोरियों के सम्मान के लिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण कहाँ पे किया गया है?
तो बताइए इसका, ये आपका किया गया है तमिलनाडु में, ये आपका किया गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसको, और ये जो ग्लास ब्रिज जो है एक उनकी प्रतिमा है तिरुवल्लुवर का, उनकी प्रतिमा को यह जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका कितनी मतलब कितनी इसकी हाइट वगैरह है, तो आपका जो है 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 37 करोड़ में बन रहा है। अगला कह रहा है कि राजस्थान में भारतीय पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर बताइए। तो ऑपरेशन जो सर्द हवा है आपका शुरू किया गया बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा यह शुरू किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो आपका यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया, किसके द्वारा? आईआईसीएस और डीएसटी विभाग के द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान और बेंगलुरु के एक प्रौद्योगिकी विभाग है उनके द्वारा किया गया है ना। इसमें क्या किया गया, मतलब इसका मुख्य लक्ष्य है कि 1 लाख भारतीयों का डीएनए यानी जीनोम का अनुक्रमण करना और उनके प्रोजेक्ट को साझा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SI मंत्रा स्थापित किया गया? किस राज्य में किया गया बताइए। तो यह आपका किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया। इसका उपयोग क्या है ना, इसमें भी जैसे मतलब सामान्य सर्जरी, कार्डियोथेरेस्मिक, यूरोलॉजी, गायकोलॉजी, इन सबको मतलब जटिल जो प्रक्रिया है इनको सरल प्रक्रियाओं में समझाने का कार्य होगा इसमें, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वहाँ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो नरेंद्र मोदी हैं वो नवी मुंबई में क्या किए हैं? नवी मुंबई के खारघर में श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर का उद्घाटन किए हैं, है ना। तो वो 170 करोड़ की लागत से बना है, 170 करोड़ की लागत से बना। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहाँ किए हैं मोदी जी? वहाँ पे किए हैं नवी मुंबई में। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल मतलब पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, देखिए इस्कॉन पूछता है ना, इस्कॉन, तो आप नाम तो सुने होंगे, इस्कॉन का ISKCON। ठीक है, तो इस्कॉन, तो इस्कॉन का अगर आपसे पूछ ले फुल फॉर्म क्या है, तो इस्कॉन का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेनियस, ऐसे करके है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इसकी थीम क्या है, मतलब इसकी थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, 2025 को जो है ना रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसका घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी पहली बैठक आयोजित की गई, आपका किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका किया गया है निजामाबाद तेलंगाना में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन सा राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो एक समान से चल रही है ना कार, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कार का वेग है वो लगातार बदल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा ना, इससे कार का वेग शून्य हो जाएगा। कार का वेग क्या हो जाएगा? कार का शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार का वेग शून्य है ना, क्योंकि सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए यह सही है। इसमें क्या हो रहा है कि कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है, इसलिए ऑप्शन कार का वेग शून्य ना होके कार का वेग लगातार बदल रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, यही गड़बड़ी होती है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार का वेग लगातार बदल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसका आंसर बहुत लोग कार का वेग शून्य हो जाता है, ये नहीं बोलेंगे, इसका बोलेंगे कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्या होता है? लगातार बदल रहा है। देखिए वेग कैसी राशि है बताइए। वेग एक सदिश राशि है। और जो त्वरण है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण भी सदिश राशि है। वेग यानी कि वेग और त्वरण जो है ये दोनों सदिश राशि है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू V - U/T। ठीक है,
ये चीज़ याद रखिएगा। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ याद रखिए। देखिए यदि समय के साथ वस्तु का वेग अगर घटता है ना, उसे उसमें क्या होगा? उसमें त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार का हेडलाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो कार के हेडलाइट में बताइए कौन सा दर्पण युक्त होगा, कौन सा होगा इसमें बताइए। तो इसका हो जाएगा इसमें अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण की यूज होता है सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में। देखिए मैं फटाफट बोलूँगा है ना, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम होगा। मैं फटाफट बोलूँगा, आप उसको सुनते जाइए, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा ना। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यानपूर्वक, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कहाँ का क्या चीज़ है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का जो यूज होता है, ये सोलर प्लेट में होता है, कार के हेडलाइट में होता है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। ठीक है, आँख कान नाक डॉक्टर के द्वारा होता है, डॉक्टर के द्वारा भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का अगर आपसे पूछ ले उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर तो हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण अगर पूछ ले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ का होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, और साइड मिरर में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइड मिरर में, साइड मिरर में इसका यूज होता है ना। एटीएम बैंक की सुरक्षा में, एटीएम बैंक की सुरक्षा में यूज होता है ना। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? बताइए। सबसे पहले बताइए यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं किसको है? यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, इसको बताइए। देखिए किसी पिंड की, मतलब किसी जो पिंड की गति और स्थिति दोनों के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐड होता है ना, मतलब उसमें दोनों उसमें दोनों होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? गतिज ऊर्जा यानी कि कोई भी वस्तु है जिसमें गति होती है, उसमें गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 mv², 1/2 mv², है ना। और जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका मतलब, और इसको क्या बोलते हैं? इसका फार्मूला होता है mgh। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका होता है mgh। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो देखिए जो जैसे कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। इसी ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? बताइए स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा में जैसे कि आपका तना हुआ स्प्रिंग हो गया, है ना, दबा हुआ गद्दा हो गया, बांध में भंडारित पानी हो गया, है ना, हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, तना हुआ गुलेल हो गया, है ना, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का उदाहरण जैसे बहता हुआ पानी हो गया, है ना, बहता पानी, चलती हुई ट्रेन, बस, ठीक है, दौड़ता हुआ बच्चा, हवा में उड़ता हुआ पंख, ठीक है, एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता हुआ, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो गया? बताइए इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा जैसे छत पे दौड़ता हुआ लड़का, उड़ता हुआ पंख, उड़ती हुई पतंग, ठीक है, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ये सब किसका? ये सब आपका यांत्रिक ऊर्जा उदाहरण हो जाएंगे, है ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का जो है 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करिए। तो इसका फार्मूला बताइए फटाक से। एक्सेलरेशन, देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है? m × a। तो इसमें m क्या है? m 20 kg है, तो इसमें 20 कर दीजिए। a क्या है? एक्सेलरेशन है 4, तो 20 चौक 80, 80 न्यूटन हो जाएगा, है ना। न्यूटन क्या है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का मात्रक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका, तो जिसका क्या होता है? बताइए, जिसका क्या होता है? जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। देखिए जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज तार होता है, आमतौर पे शीशा और तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? शीशा और तांबा का बना होता है, जो कि एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है ना, एलॉय होता है यानी मिश्र धातु होता है फ्यूज तार, जो कि एक मिश्र धातु होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है? फ्यूज का उद्देश्य होता है कि घरेलू उपकरणों और वायरिंग में बिजली की मतलब सुरक्षा हो, मतलब बिजली की सुरक्षा निश्चित करे, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए फटाफट। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय क्षेत्र को आपका ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स और बटे सदिश क्षेत्र, ये इसका फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो ये तो एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया टेस्ला। अगर आपसे पूछ ले सीजीएस एक मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है गॉस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस।
10 की पावर 4 गॉस होता है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स हम आपको बताएं तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है। और सीजीएस फ्लक्स में बोल रहा हूँ, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। और आपका चुंबकीय फ्लक्स का अगर सीजीएस मात्रक पूछ ले, सीजीएस मात्रक पूछ ले तो उसको बता दीजिएगा मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूर्णतः भरा हुआ है जल से, है ना, जल के ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि क्या होगा, तो यदि जो है इसको तो यदि इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाए या ठंडा किया, इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ए और बी, दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका आंसर बताइए। तो हाइड्रोजन के इसमें प्रोटियम में ना, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, एक 1H3 होता है, ठीक है। 1H1 होता है इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है। और जो 1H2 होता है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है ट्रीटियम, 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 है ना, ये चीज़ याद रखिए। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी बताइए, क्या बोलते हैं, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, है ना। ये सबसे हल्का और सामान्य रासायनिक तत्व है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है ना, एक बहुत अत्यधिक ज्वलनशील होता है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, विस्फोटक भी होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक घोल में 450 ग्राम पानी, 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक, 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी बताइए। तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो घोल की जो सांद्रता होती है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है पहले उसमें विलेय होता है, विलेय बटा विलयन, विलेय बटा विलयन, विलेय बटा विलयन इंटू 100, ठीक है। तो ये प्रतिशत में मात्रा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे विलेय इसमें कितना है, तो इसमें विलेय है आपका टोटल, वी सामान्य घोल इसमें 50, तो इसमें 50 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल विलयन कितना होगा, तो 450 और 50 टोटल कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जैसे 50 इधर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, और 5 दाम 50 10% आ रहा है, तो 10% का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस प्रकार का बॉन्ड है भाई, तो इसमें क्या होता है, इसमें एकल बॉन्ड होता है, CH4 में एकल बॉन्ड होता है। मीथेन को क्या बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में जैसे सबसे मुख्य घटक विलयन मतलब मीथेन होता है। मीथेन जो है किसका समूह है, आपका एल्केन का समूह है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। तो मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड है, मीथेन में है एकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। देखिए सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद कौन सा बॉन्ड होता है, इसके बाद सेकंड बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला कार्य है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में यानी POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, क्या होता है बताइए, होता है अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, अन्य हाइड्रेट के अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, जबकि जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, CaSO4 2H2O होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किस में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है किस में किया जाता है, आपका किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे आपका जो हाथ टूट जाता है प्लास्टर बनता है ना, उसमें मूर्ति कला में, कलाकृति में, ठीक है। छतों की साज सज्जा में जो डिजाइन बनाई जाती है, आपके मिस्त्री बनाते हैं, पेंटिंग वाले ना, POP लेते हैं, ये ऐसा इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में, इंटीरियर डिजाइन में ये होता है, ठीक है। POP में क्या होता है ना, POP में अगर आप पानी मिला देंगे तो वह जिप्सम बन जाता है, ठीक है, POP में अगर आप पानी मिलाएंगे तो वह जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर बताना है। कह रहा है H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है, उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है, क्या ये बात सही है, तो दोनों सही है ना, दोनों सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे जो एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया बताइए फटाफट। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है बनाया आपके मोजले ने, किसने, मोस्ले, इसको बोलते हैं मोस्ले, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया, सर्वप्रथम, तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया, सबसे पहले फर्स्ट आवर्त सारणी मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाया, ठीक है।
जो कि किस पे आधारित था, वो था मेंडलीव जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित था। परमाणु संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पे आधारित है, जो कि मोसले ने मेंडलीव की सारणी में सुधार किया। मोसले ने जो है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार करते हैं। पहले परमाणु संख्या पे आधारित है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोसले ने बनाया। इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार किया। ठीक है, देखिए कुछ और भी मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने आवर्त सारणी के बारे में बताया। जैसे मेंडलीव का जो था, मेंडलीव का था ये परमाणु भार पर आधारित था, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार पर था। और ये जो मोसले हैं इनका परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या पर आधारित था। अच्छा, न्यूलैंड ने अष्टक नियम भी दिया है, ये भी याद रखें। अष्टक नियम किसने दिया तो बताएंगे, न्यूलैंड ने दिया है ना अष्टक नियम। और अगर आपसे पूछे कि डोबेनाइनर थे, डोबे राइनर उन्होंने त्रिक नियम दिया। ठीक है, त्रिक नियम दिया। ठीक है, और एक है बोरबरी जो थे वो इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित आवर्त सारणी बनाते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में केंद्र का कार्य क्या होता है, बताइए। कोशिका में केंद्र का कार्य क्या होता है, केंद्र का कार्य क्या होता है। तो कोशिका में जो केंद्र का कार्य होता है, कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुवांशिकी सामग्री का संग्रहण। कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुवांशिकी सामग्री का संग्रहण। नाभिक के दो प्राथमिक कार्य होते हैं, क्या होता है यह, मतलब अनुवांशिकी कोशिका अनुवांशिकी सामग्री और डीएनए को संग्रहित करने के लिए मतलब जिम्मेदार होता है, और प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास जैसे अन्य बहुत सारी जो गतिविधियाँ होती हैं उसके समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निःशोषण किसके द्वारा होता है। निःशोषण बताइए किसके द्वारा होता है। निःशोषण होता है आपका फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा। फेफड़ों की अवस्फीति, निःशोषण किसको बोलते हैं, निःशोषण बोलते हैं जिससे मतलब सांस को छोड़ना, जिसमें मतलब है सांस को छोड़ना, मतलब छोड़ना के रूप में माना जाता है। मतलब फेफड़ों से हवा को बाहर फेंकता है ना। या फेफड़ों के संकुचन के माध्यम में होता है, जहाँ से जैसे जो डायफ्राम वगैरह होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, वो शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फलों और बीजों के निम्नलिखित में से किस प्रकार के पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। किस प्रकार के होते हैं, तो आपका होता है साइटोकाइनिन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो है हार्मोन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। साइटोकाइनिन का मुख्य काम क्या होता है, यह कोशिका के विभाजन में सहायता करता है ना, कोशिका विभाजन, ये चीज़ याद रखें। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन में मुख्य कार्य करता है, विभाजन में, कोशिका विभाजन में मुख्य कार्य करता है। ठीक है, उसको क्या होता है कि कोशिका विभाजन करेगा, उसमें वृद्धि होगा, फिर विकास होगा, है ना। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, यह क्या होता है, यह जो है पादप के पुष्पन को बढ़ाता है, पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, ये आपका खरपतवार नाशी होता है। ठीक है, जो जिबरेलिन होता है, ये जिबरेलिन क्या होता है, जिबरेलिन जो होता है ना कि पौधों को लंबा करने का कार्य करता है, वृद्धि। जिबरेलिन जो होता है पौधों को लंबा करने का कार्य करता है, वृद्धि का कार्य करने का कार्य करता है। और जो एब्सिक अम्ल है, एबिसिक जो अम्ल होता है ना, ये वृद्धि रोधक हार्मोन, ये जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, हाँ इसको बोलेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ये चीज़ आप यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार रिपीट। फलों और बीजों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, आपका हो जाएगा इसमें साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, साइटोकाइनिन का काम होता है कि यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है एवं वृद्धि विकास को प्रेरित करता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन का काम होता है पुष्पन को बढ़ाता है, ठीक है, पुष्पन को बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या होता है कि यह आपके उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौधों को लंबा करने का कार्य करता है। अब एबिसिक जो अम्ल है यह आपकी वृद्धि को रोकता है। अगला देखते हैं 37 क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है, इसको बताइए। इसमें डाली जाती है खमीर। क्या होता है, खमीर क्या होता है ना, खमीर जो है आटे में मौजूद शर्करा को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल को बाहर निकाल देता है। इससे जो है ये फूल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि उसमें ग्लूटेन आ जाता है, ग्लूटेन मौजूद के कारण जिससे आटा क्या होता है, आटा फूल जाता है। आटा क्या हो जाता है, आटा फूल जाता है। एबीज में शामिल है, एबीज में कौन क्या शामिल है बताइए। तो एबीज में आपके पक्षी शामिल होंगे और कौन होंगे, है ना। एबीज में पक्षी शामिल होंगे, कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा पेलिकन, एक पेलिकन पक्षी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलिकन पक्षी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, बाज हो जाएगा, है ना, चीता हो जाएगा और उल्लू भी हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक रूपांतरित तना है। एक रूपांतरित तना है, तो तना के बारे में बताइए कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू क्या हो जाएगा, आलू एक रूपांतरित तना है। ठीक है, तना में क्या होता है, तना एक वायवीय भाग होता है ना, पादपों का मतलब पौधों का तना जो है वायवीय भाग होता है। ठीक है, आलू, अदरक, अरबी ये सब जो है खाद्य संग्रहण हेतु मतलब होते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है। तो गर्भ निरोधक है कौन सा बताइए। तो इसमें आपका कॉपर टीवी हो जाएगा, कंडोम हो जाएगा और डायफ्राम हो गया, यानी इसका आंसर चारों सही है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा हो जाएगा। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र हो जाएगा आपका सेरिब्रम जो होता है, या बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा भाग भी सेरिब्रम ही होता है। सबसे बड़ा भाग भी सेरिब्रम होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है आपके जैसे हाइपोथैलेमस का काम जो होता है भूख, ठीक है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, इसका समन्वय करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये चीज़ याद रखिएगा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है कि हृदय गति, रक्तदाब, श्वसन गति इसको नियंत्रण करना होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य क्या होता है कि हृदय गति, रक्तदाब, श्वसन गति को नियंत्रण करने का काम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? सेरिबेलम का कार्य होता है पेशीय संतुलन प्रदान करना, पेशीय संतुलन प्रदान करना। ठीक है, तो चारों ऑप्शन समझ में आ गए। आगे देखते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार बैक कर लीजिए, बैक करके आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा आपको समझ में। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है बताइए भाई साहब? तो प्लेग जो है यह वायु के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है, यानी कि चूहा के पिस्सू से फैलता है, चूहा के पिस्सू से फैलता है। तो प्लेग कौन सा रोग है? प्लेग जो है आपका जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है ना, बहुत तेज बुखार होता है, शरीर पे गिल्टियाँ हो जाती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हैजा भी नाम सुने होंगे, हैजा। तो जो हैजा होता है ये आपका विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है, विब्रियो ये आपका पूछा जाता है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। जो ये जो टाइफाइड होता है, ये टाइफाइड जो होता है ना, ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और जो टीबी होता है, टीबी ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, इससे क्षय होता है। तो चार ऑप्शन समझ में आएगा। कबूतर मच्छर चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। कबूतर मच्छर चमगादड़ के पंख कैसे दिखाते हैं? तो आपको दिखाते हैं अभिसारी विकास को दिखाते हैं। ठीक है, अभिसारी विकास मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो है स्वतंत्र विकास होता है, जिसमें मतलब विभिन्न युगों में प्रजातियां जो है समान होती हैं, एक प्रकार की समान होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताऊंगा ना, आपको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा डिटेल में बढ़ जा रहे हैं ना, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। देखिए प्रथम, द्वितीय, पाँचवीं और 12वीं चारों पंचवर्षीय योजना मतलब 4 पूछा है, और उसके बारे में कौन सा उसमें क्या प्राथमिकता है। तो पहला जो है आपको तो पता ही होगा, जो पहला पंचवर्षीय योजना थी आपका कृषि पे आधारित थी। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका उद्योग पे आधारित थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपका गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पे आधारित थी। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पे आधारित थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ए का 2 इसमें दिया है, डी का 2 है, डी का 3 है ना, डी का 3। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि पे आधारित थी। चलिए अब कुछ चीज़ ध्यान से सुनते जाइए और फटाफट ध्यान से सुनिए। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपका जो है किस मॉडल पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल, हैराड। ठीक है, हैराड डोमर मॉडल पे आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कृषि तो फोकस था ही, ये पूछता है कौन से मॉडल पर आधारित? हैराड डोमर। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस ऐसा करके था नाम। ठीक है, उस पर आधारित थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखा। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, ये गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे आधारित थी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखने की और आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली लोग याद करके जाते हैं, जबकि असली क्वेश्चन यही है, मौद्रिक नीति के कौन से उपकरण है। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना बैकग्राउंड में। तो देखिए मौद्रिक नीति में कौन कौन से उपकरण है। तो मौद्रिक नीति में आपके जो हो जाएंगे, बैंक दर भी हो जाएगा, रिपो रेट दर हो जाएगा, नगद आरक्षी अनुपात हो जाएगा, नगद आरक्षी धानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। इसमें सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसका फॉर्मूला बताइए। ये क्वेश्चन बहुत मतलब टफ थोड़ा है, मतलब ये सब चीज़ें जल्दी लोगों को याद नहीं होती है ना। इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई, ये होगा। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, देखिए जो यस होता है ना ये आपका बचत में परिवर्तन होता है, और जो वाई होता है ना ये आपका आय में परिवर्तन होता है। बचत में परिवर्तन होता है और ये आय में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, देखिए बचत में परिवर्तन बोलिए तथा आय में परिवर्तन के जो अनुपातिक संबंध होते हैं उसी को सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, बताइए कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये तो सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या ये सही है? ये भी सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, ये एकदम गलत है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी फिर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
ठीक है, ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है। आगे देखते हैं। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, बताइए भाई साहब। मल्होत्रा समिति जो है यह किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार की भुगतान संतुलन की राष्ट्रीय आय, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय कि बीमा क्षेत्र में सुधार, तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। देखिए कई सारे हम आपको समिति बता रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा, जैसे मल्होत्रा समिति आपका हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है ना। अगर आपसे पूछे कि पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस जो समिति है वो आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति जो होता है वो आपका भुगतान समिति मतलब भुगतान समिति से संबंधित होता है। दांतवाला समिति एक होता है, दांतवाला समिति जो होता है वो बेरोजगारी के अनुमान बताता है। सरकारीय समिति जो होता है वो केंद्र राज्य संबंध को बताता है। खुसरो जो समिति होता है वो आपका जो है कृषि शाख को बताता है। ठीक है, ये कई सारी समिति हैं जो अलग अलग उसको बताते हैं। महाजन समिति होता है, महाजन जो समिति होता है वह चीनी उद्योग को बताता है। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसको बताइए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन तो बच ही गया। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है बताइए? आपका स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। जो सारगैसो होता है ना, ये क्या होता है बताइए? सारगैसो क्या होता है? सारगैसो होता है एक समुद्री शैवाल, एक समुद्री शैवाल के नाम पे इसका सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसम उसको बोलते हैं, सारगैसम। ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए भाई साहब, सोच के बताइए। मध्य यूरोप का ट्रेमोंटन होता है तो सही है। उत्तर अमेरिका ब्लैक रूलर, ये भी सही है। इंडोनेशिया जामल, ये नहीं सही है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिकफिल्डर, ये भी सही है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इंडोनेशिया में जो है ये सामल नहीं बहता है, यहाँ पे वो बहता है जावा। क्या नाम है? जावा नाम पता है। उसका नाम है जैसे कोयम बैंग स्थानीय हवा का नाम है। इसे क्या होता है ना, इसे वहाँ पे तंबाकू की खेती होती है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। बहुत सारी हवाएं हैं जिसको आप याद रखने की आवश्यकता है। जैसे आपका हो जाएगा चिनूक तो नाम सुने होंगे। चिनूक कहाँ पे होता है? चिनूक आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस कनाडा में बहती है। कनाडा। फॉन आपने नाम सुना होगा। फॉन जो हवा है यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे होती है, यहाँ की जो कि मेन आपका इंपॉर्टेंट होता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में फॉन। हरमट्टन भी नाम आपने सुना होगा। हरमट्टन जो होता है यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हैं, जो वहाँ पे गिनी के तट पे ज़्यादा आता है, गिनी के तट पे। ठीक है, हरमट्टन। चिनूक आपका यूएसए कनाडा, फोन आपका आल्प्स, और हरमट्टन आपका सहारा जो गिनी के क्षेत्रों में होता है। सीमोम एक होता है, सीमोम आपका अरब रेगिस्तान में होता है। सीमोम जो होता है अरब रेगिस्तान में होता है, अरब रेगिस्तान में होता है। सिराको जो होता है ये आपका सहारा मरुस्थल में ये भी होता है। ठीक है, तो कई सारी हवाएं हैं। राजस्थान का केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए भाई साहब? यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार यहाँ कहाँ पे पड़ता है? आपका पड़ता है राजस्थान में। जानते हैं राजस्थान नाम तो यहाँ तो दिया ही है, राजस्थान में पड़ता है। और जो चिल्का लेक है, देखिए भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जो उड़ीसा का चिल्का लेक है, इन दोनों को जो है 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल में मान्यता दी गई थी, इन दोनों को साथ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो आप बता ही देंगे, बताइए। बताइए। गंगा नदी। और कौन सा? गंगा नदी भाई, गंगा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाढ़ सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बाढ़ सागर परियोजना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाढ़ सागर परियोजना। तो बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, है ना। एमपी में देखिए कई सारी योजनाएं हैं जो बार बार आपका पूछा जाता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, सुनते जाइए फटाफट। भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, एक होता है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर जो घाटी परियोजना है वो भी दामोदर नदी पर स्थित है ना। और एक होता है हीराकुंड जो बांध होता है वो आपका महानदी पर स्थित है। भीमा परियोजना परियोजना है वो आपका पवना नदी पर स्थित है, पवना नदी पर। उरी परियोजना, उरी जो परियोजना है आपका झेलम नदी में स्थित है। उरी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, है ना।
रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना, जो रामगंगा परियोजना वो रामगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं। आगे देखते हैं, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आपका स्थित है मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। मालवा का जो पठार होता है ना, वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ आपका त्रिभुजाकार में होता है, त्रिभुजाकार में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। विचार करिए भाई साहब, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है, नहीं बढ़ती जाती है। घास स्थल पाकतंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण में सांप सबसे अधिक होगा। यही सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका आंसर बताइए, अधीन कर दिया किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत? आपको यह कर दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मतलब वो कर दिया गया, अधीन कर दिया। देखिए 1700 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और कलकत्ता में इसी के माध्यम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से क्या हुआ था, इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक नया गठन चुना गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो 1 लाख रुपए समथिंग की बात की गई थी, समथिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह कौन सा समिति पंचायती राज्य के विकास से संबंधित नहीं है? पंचायती राज्य के विकास से संबंधित नहीं, कौन सी समिति नहीं है? तो आपका हो जाएगा ये तो है, ये तो है, ये तो है, राज्य मन्नार समिति नहीं है, राज्य मन्नार समिति नहीं है, क्योंकि यह किससे संबंधित है? आपका जो है केंद्र राज्य जो राज्य मन्नार समिति आपका केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्गठन एवं सत्ता स्थापित बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए भाई। यहाँ का वर्णित है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, है ना, अनुच्छेद 21 में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, ये तो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में आपका अपृष्यता का अंत है, और अनुच्छेद 32 से आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सही बात है कि नहीं? और अनुच्छेद जो 15 है, 15 यहाँ पे 15 पूछ रहा है ना, 15 में क्या है कि धर्म जाति नस्ल इन सभी के आधार पर जन्म स्थान के भेदभाव का मतलब निषेध है इसमें। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें मुख्यमंत्री की जाती है ना, मुख्यमंत्री की जाती है, राज्य के महाधिवक्ता की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती। इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ये सब तब गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? बताइए किसके द्वारा की गई? यह किया गया है आपका 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। कह केंद्र में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, कथनों पर विचार करिए। अच्छा देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संसद की चर्चा है, और इधर कह रहा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनीय संबंध की चर्चा है। ये दोनों तो सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि फटाफट चलते हैं ना। कह रहा है निम्नलिखित में से सूची को सम्मिलित करिए, सूची को सम्मिलित करिए भाई साहब। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? चलिए बताइए फटाफट। भाग 1 में संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, भाग 1 में संघ एवं राज्य ही है, सही है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। और भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रबंध, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कई सारे भाग हैं, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। भाग 1 में क्या होता है? भाग 1 में संघ एवं राज्य है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। भाग 4 में क्या हो जाएगा? भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। भाग 4 का ए आता है, भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ की सरकार है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 7 जो है हटा दिया गया है, भाग 7 जो है हटा दिया गया। भाग 8 में क्या है ना, भाग 8 में क्या है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में आपका पंचायत है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित
अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हो जाएंगे। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच में संबंध हो जाएंगे। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में वित्तीय और संपत्ति का अनुबंध हो जाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें, ये सब याद रखिए। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताइए, कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी हो गया तो सही है। अनुच्छेद 78 भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त, ये भी सही है, ये भी सही है ना। अनुच्छेद 88 संसद के सत्र सत्रावसानों भंग करना, ये एकदम गलत है ना, ये गलत है। ये 88 में की गई है, ये की गई है अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, कितना है, 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? घन के किनारे की लंबाई क्या होगी, इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3a विकर्ण। विकर्ण घर का √3 है तो आपका यहाँ पे विकर्ण 6√3 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे √3a हो जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। कह रहे दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लेते हैं क्या होता है कि मान लेते हैं कुल वोट कितना होता है, कुल वोट होता है मान लीजिए 100%। विजेता को कितना मिलता है? विजेता को मिलता है 72%, है ना। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 72 में 100 में से माइनस कर लीजिए, हारने वाले को मिलेगा 28%। ठीक है, तो 72 को जीतने वाले को मिला 72, हारने वाले को मिला 28 और कह रहा है कि इतने बहुमत से निर्वाचित होता है। तो 72 माइनस 28 कितना होता है? 72 माइनस 28 होता है 44%, है ना। तो 44% की वैल्यू तो दी गई है, 44% बराबर कितना हो जाएगा? 572। तो 100% की वैल्यू देखिए यहाँ से 44% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 572। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 572 बटे 44 इंटू 100। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काटिए फटाफट। इसको काट लेंगे ना, मैं एरो के साइड में काट के बताता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ रहा है 1300। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फटाफट आ जाएगा 1300। अगला देखते हैं। कह रहे 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 25 दाम में 250, 25 अट्ठे 250, 250 और 250 कितना हो जाएगा? 450। और उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 12 दहा में 120, 12 चौक 48, 120, 148, 168 हो जाएगा। ठीक है, उनमें से अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 12 इंटू 17, 12 दहा में 120, 12 सत्ते 12 पंच 60, मतलब 12 84। ठीक है, यानी कि 120, 204 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 17, 204 यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये 400, 450, 450 में 204 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से जो है 450 में से 372 घटा देंगे, 78 आ जाएगा। तो इसका आंसर 78 होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करा, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, क्या की जाती है? 20% की कमी की जाती है और उसी की खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में टोटल कितनी कमी होती है? तो इसका फार्मूला एक होता है ना, A + B + AB/100। ठीक है, तो इसमें 20% की कमी की जाती है तो -20 कर लीजिए, -20 प्लस 15, तो यहाँ पे प्लस माइनस में तो माइनस ही होगा, 20 इंटू 15/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20 - 15 कितना आ जाएगा? यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, और 15 दूना 30, 15 दूना 30, 300 इधर आएगा, 100 300 -3, तो -3 यहाँ आ जाएगा, -8%, -8%। तो बोला 8% की कमी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताइए भाई साहब। उपहार तो होगा नहीं, उपहार देना होता है। ग्रंथ भी पुल्लिंग है, रचना हो जाएगा, रचना, रचना स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग रचना हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है? पंकज, पंकज में कौन सा समास हो जाएगा बताइए फटाफट। पंकज में कौन सा समास होगा? पंकज में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, है ना। बहुब्रीहि समास। द्विगु समास किसमें होता है? द्विगु समास किससे होता है? द्विगु समास में जो है प्रथम संख्यावाची होता है ना, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, है ना। ये चीज़ याद, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल हो जाए। आम, फल, आलू। आम जो है फल से संबंधित है, आम अगर फल है तो आलू क्या है? आलू तना है, आलू तना है, आलू तना है ना। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। इसका आंसर बताइए फटाफट,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 165 बन रहा है, 165 से 209 बन रहा है। कैसे करेंगे काम होगा? 11 से 165 यानी कि इसमें क्या हो रहा है? 11 11 121, 121, हाँ इसमें यानी 5 से गुणा हो रहा है, यानी 11 5 55, 11 इंटू 15 हो रहा है आई थिंक। 11 5 55, 11 कम 11, हाँ 11 कम 11 और 5 16, 165, ये तो आ गया। तो और क्या हो रहा है? और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 9 99, 19 का हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 9 99, 11 कम 11 और 11 9 20 है ना, 209, ये तो आ गया। यानी एक बार 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। 14 पंचे 70, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना लास्ट में। ये तो नहीं हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको चेक करते हैं सी को। ठीक है, 12 इंटू 15, तो 12 पंचे 60 और 12 कम 12, 12 6 18, 180, आई थिंक यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यदि रोम को मोर लिखा जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, यदि रोम को मोर लिखा जाता है, ROME, रोम को मोर, MORE, तो मो इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो डेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ई का ई होगा, ई का ई ही होगा। ठीक है, ये आर जो है पहले आ जाएगा, आर ई लास्ट में कोई किसी ऑप्शन में दिख रहा है? आर ई तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है भाई। ठीक है, सेकेंड का सेकेंड पे आर ए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, तो इसमें हैड तो होगा नहीं, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ये सही हो रहा है, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिड नॉट का यूज हो रहा है ना। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ऑफ द ग्रुप्स, फियर ऑफ द क्लोज स्पेसेज है ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा? फोटोफोबिया तो नहीं होगा, फोटोफोबिया में होता है प्रकाश का डर, फोटोफोबिया में होता है प्रकाश का डर। ऑप्टोफोबिया भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्टोफोबिया में होता है आँखों के खोलने का डर होता है। ये अगोराफोबिया होता है, इसमें जो होता है कि मतलब समाज में सार्वजनिक स्थानों पे जाने का डर होता है। क्लस्ट्रोफोबिया होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी हो जाएगी बताइए फटाफट। तो हो जाएगी इसमें तमिल, तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, भारत में अब तक टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 11 शास्त्रीय भाषाएं, 11 शास्त्रीय भाषा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृतिक, असमिया, ये सब सारी है। कारण नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, बताइए कैसे होंगे? देखिए बिहार में ना सबसे पहले अगर राजवंशों के नाम में बताऊं तो सबसे पहले स्थापित हुए थे आर्यक वंश। ठीक है, आर्यक वंश, आर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ये चीज़ आप थोड़ा क्रम याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा कहीं से कुछ भी पूछ लेगा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आता है गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद आता है मौखरी वंश। ठीक है, मौखरी वंश के बाद आता है पाल वंश, पाल वंश के बाद आता है कर्नाट वंश। तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हो सकता है कॉपी में लिख लीजिएगा लिखना हो तो। हरेक वंश पहले आता है, हरेक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व वंश, कण्व के बाद गुप्त वंश, गुप्त के बाद मौखरी वंश, मौखरी के बाद पाल वंश, पाल के बाद कर्नाट वंश। ये सारे वंश मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहले क्रम में सजाना है, तो इसमें सबसे पहले मौर्य वंश हो जाएगा ना, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आपका कण्व वंश, कण्व के बाद आपका यहाँ पे पाल वंश, पाल वंश के बाद कर्नाट वंश, ऐसे याद रख लीजिए। तो पहले क्या आ रहा है? पहले ये आ रहा है, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी बताइए भाई।
तो इन्होंने धारण की थी कर्नाटकुल भूषण की। कर्नाटकुल भूषण की। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्नाटकुल भूषण की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु के क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत शामिल है? जोन 3 के अंतर्गत कौन से शामिल है? जोन 3 के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो इसमें हो जाएगा आपका शेखपुरा मुंगेर। शेखपुरा मुंगेर जो होता है ये जोन 3 के अंतर्गत शामिल है। देखिए जोन 1 में क्या होता है, जोन 1 में बिहार मतलब बिहार के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र शामिल है। उत्तर पश्चिम के 13 जिले शामिल हैं जोन 1 में। जोन 2 में बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शामिल है। उत्तर पूर्वी के 8 जिले शामिल हैं। और जोन 3 में जो है बिहार के 11 जिले शामिल है ना। तो थोड़ा जोन वाइज आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। जोन 1 ऐसे याद रखिए, जोन 1 किस में आ जाएगा? अगर बिहार का मैप आपको पता होगा ना तो यहाँ से आप प्रश्न बना लेंगे। जोन 1 में आपका आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अब याद करिए उत्तर पश्चिम किधर पड़ता है? जोन 2 में पड़ता है आपका उत्तर पूर्व। ठीक है। और जोन 3 में देखिए जोन 3A भी होता है और जोन 3B भी होता है। जोन 3 जो A है वो दक्षिण पूर्वी में आ जाएगा और जोन 3B जो होता है वो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कला फ्रांस में राज्य के तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए गए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? ये पिछला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसको कहा जाता था टाइल। क्या बोलते थे? टाइल कहा जाता था। ठीक है। अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है बताइए? अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है? अक्टूबर क्रांति संबंधित है आपका रूस की क्रांति से। किससे संबंधित है? रूस की क्रांति संबंधित है। रूस में जो क्रांति हुई थी ना आपका हुआ था 1917 के आसपास में। रूस के मतलब जिसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता था उसमें मतलब किसकी सरकार थी? उसमें सरकार थी करेंस्की। अभी तो मान लीजिए व्लादिमीर जो कौन से हैं अभी तो बता देंगे। उसमें करेंस्की की सरकार थी, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कौन सा अभिलेखों का मिलान करिए? अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख, खारवेल, ये सब चीज़ बताइए फटाफट। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका खारवेल शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख आपका हो जाएगा रुद्रदामन। और भीतरी स्तंभलेख आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख आपका खारवेल से संबंधित है। एक होता है जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन से संबंधित है। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मंदसौर अभिलेख है आपका मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है ना। तो ये सारे अभिलेख हैं, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कह रहे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। यहाँ से क्वेश्चन हम आपको कई सारे बताएंगे। अभिलेखों का अध्ययन का क्या कहा जाता है? अभिलेखों का अध्ययन के बारे में बताइए। तो अभिलेखों के अध्ययन को बोलेंगे एपीग्राफी। चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। आर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या होगा? आर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या होगा बताइए? पक्षियों का अध्ययन, पक्षी। ओफियोलॉजी बताइए? ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी बताइए? आर्कियोलॉजी क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी बताइए क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी का याद नहीं आ रहा है अभी तो मेरे को। पत्थर का होगा? नहीं, पत्थर का तो चट्टानों का तो पेट्रोलॉजी होता है। मिट्टी का अध्ययन आपका पेडोलॉजी होता है। जल का अध्ययन तो हाइड्रोग्राफी होता है। ठीक है। फूलों का अध्ययन आपका फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। कांटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी हो जाएगा। कांटों का अध्ययन तो पता नहीं। कीटों का अध्ययन आप बता देंगे अंट मतलब चीटी होता है ना, एंटोमोलॉजी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विचार करिए, कौन सा सही है? सही कोट का चयन करिए। कंदरिया महादेव मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना है? नहीं। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये भी नहीं, कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है। क्योंकि जो कंदरिया महादेव मंदिर है यहाँ पे तो हम लोग गए हैं ना, ये आपका द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में नहीं बना यार, नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। और गुप्त शासकों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। क्या ये बात सही है? एकदम नहीं सही है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा है? कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा है? वेद त्रयी हो जाएगा आपका। इसमें ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद भी हो जाएगा, सामवेद भी हो जाएगा। अथर्ववेद नहीं होगा ना। अथर्ववेद नहीं होगा। अथर्ववेद क्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि अथर्ववेद बाद में जुड़ा था, है ना। और शुरू में वेदों की संख्या सिर्फ 3 ही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाएं।
अवरोही क्रम में सजाएं भाई साहब, चलिए अवरोही क्रम में सजाना है आपको। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये ऑप्शन सही दिख रहा है, वेद होगा, फिर ब्राह्मण होगा, फिर आरण्यक होगा, फिर उपनिषद होगा। वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद लास्ट में जोड़ा इसलिए इसको वेद त्रय में नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदांग की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, वेदांग की संख्या कितनी है? कितनी वेदांग है? वेदांग 6 है। कितनी वेदांग है? वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन सा? वेदांग संख्या आपका शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ज्योतिषी हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण, निरुक्त हो जाएगा, निरुक्त, छंद हो जाएगा, छंद। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे। वेद की संख्या 4 है। पुराण की संख्या पूछे, पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है, 18। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराण के रचयिता बताइए, पुराण के रचयिता हो जाएंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पुराण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो पुराण के रचयिता हो जाएंगे लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा, उनका नाम है उग्रश्रवा, 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 लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा उनके पुत्र हैं। इनको जो है पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराण में अगर आपसे पूछे पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, पुराण है ना। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से, चलिए मिलान के दीवान ए विराजत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रिसालत, दीवान ए इंसा कौन किससे संबंधित है? इसको आपको बताना है। तो दीवान ए विराजत क्या हो जाएगा? दीवान ए विराजत हो जाएगा राजस्व एवं वित्त विभाग, राजस्व एवं वित्त विभाग। दीवान ए आरिज क्या हो जाएगा? दीवान ए आरिज हो जाएगा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत हो जाएगा, दीवान ए रिसालत क्या हो जाएगा? दीवान ए रिसालत हो जाएगा आपका विदेश मंत्री। और दीवान ए इंसा हो जाएगा संचार एवं पत्राचार विभाग, संचार एवं पत्राचार्य। दीवान ए विराजत राजस्व एवं वित्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत विदेश मंत्री है ना, विदेश मंत्रालय, दीवान ए इंसा संचार एवं पत्राचार विभाग। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों, अकबर के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों एवं उनके कालानुक्रम के अनुसार कौन सा सही है? तो कौन सा सही है बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कौन सा सही है? 1562 में दास प्रथा की समाप्ति होती है, तो सही है। 1563 में जजिया कर की समाप्ति, 1563 में जजिया कर की समाप्ति नहीं होती है, 1564 में होती है जजिया कर की समाप्ति। 1564 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 में होती है या 1563 में होती है। और 1582 में दीन दिलाई धर्म की शुरुआत, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। ए और डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर ए और डी। ठीक है, तो अकबर के द्वारा शुरू की ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अकबर के द्वारा शुरू की गई चीज़ों को आप याद रखिए फटाफट। ठीक है, 1562 में दास प्रथा की समाप्ति, ये तो एकदम बात सही है। और 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत, ये भी सही है। 1563 में जजिया कर की समाप्ति नहीं, 1564 हो जाएगा इसका। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति होगी और 1564 में जजिया कर की समाप्ति होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना वो करते हैं 1575 में, इबादत खाना, इबादत खाना है ना। और जो 1578 में क्या होता है, 1578 में इबादत खाना जो पूजा गृह है उसको बोलते हैं, वो सभी धर्म यानी सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, इबादत खाना, इबादत खाना बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के मामले में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इबादत खाना में पूछा जाता है कि वहाँ पे मतलब जब सभी धर्मों के लिए खोल दिया तो हिंदू से कौन कौन, हिंदू धर्म के कौन कौन जो है पहली बार इसमें गए थे भाग लेने वाले आचार्य? पुरुषोत्तम एवं देवी थे। ईसाई में रुडोल्फ लोग थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में कौन से विदेशी यात्री आए थे बताइए फटाफट। तो इसमें आए थे आपका निकोलो कोंटी भी आए थे, सीजर फ्रेडरिक भी आए थे। निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेडरिक है ना। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, खांसी आ रहा है कंटिन्यू। निम्नलिखित में से विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो निकोलो कोंटी थे, ये आपके देवराय प्रथम के काल में आए थे ना। और जो सीजर फ्रेडरिक थे ये उस समय आए थे जब क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 के आसपास, है ना। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है बताइए भाई साहब फटाफट। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तिरुमुरई में और प्रबंधम में, तिरुमुरई में और प्रबंधम में। ठीक है, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कंप्लीट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एम सी हो जाएगा। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है? तहकीकात कमेटी,
तहकीकात कमेटी से संबंधित, यह संबंधित है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित करना तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताइए? इस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और उसमें अन्य सदस्य थे, जैसे आपके हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, ये सब सारे लोग थे, है ना। देखिए क्या हुआ था, एक हंटर कमेटी हुई थी। हंटर कमेटी का नाम आपने सुना होगा 1919 में। उसमें जो है सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन होता है 1919 में, है ना। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8, जिसमें से 3 सदस्य भारतीय थे। 3 सदस्य भारतीय थे। कौन कौन थे भारतीय थे? हंटर कमेटी 1919 में जो गठन हुआ था उसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 सदस्य भारतीय थे। 3 सदस्य भारतीय में कौन थे? एक लाल सी तलवार थे, लाल सी तलवार। एक थे आपका सुल्तान अहमद थे, और एक जगत नारायण। ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से नहीं थे। तो लाल सी तलवार, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 8 कमेटी में उनमें सदस्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्यान्वयन में से सुमिलित करिए। कौन सुमिलित करना है? चलिए सुमिलित करना है, स्टार्ट करिए। अच्छा, इसको आपको बताना कौन सी कंपनी की स्थापना भी कब हुई थी। पुर्तगाल का क्या हो जाएगा? पुर्तगाली बता दीजिए। इसमें पूछा है कि भारत में स्थापित पहली, तो पुर्तगाली कहाँ स्थापित किए थे? पुर्तगाली स्थापित किए थे आपका कोचीन में, है ना। कोचीन में किए थे। कब किए थे बताइए? 1503 में। 1503 में किए थे। डच कहाँ किए थे? डच किए थे मसूलीपट्टनम में। कब किए थे? डच कब किए थे? 1605 में। 1605 में। और अगर आपसे पूछ ले डच किए थे 1605 में, तो मैं डच बोलना चाहिए, यहाँ पे डच करना चाहिए ना। क्या मैं कर रहा हूँ? फिर से देखिए, जो पुर्तगाली थे यहाँ पे किए थे कहाँ पे? कोचीन में। कहाँ किए थे? कोचीन में। कब किए थे? 1503 में। 1503 में। डच मसूलीपट्टनम किए थे। डच मसूलीपट्टनम में किए थे, ठीक है। तो कब किए थे? डच कब किए थे? 1605 में। 1605 में। और डेनिस कब किए थे? डेनिस कहाँ किए थे? डेनिस किए थे ट्रैंकोबार में। डेनिस किए थे ट्रैंकोबार में। कब किए थे? 1620 में। 1620 में। फ्रांसीसी कहाँ किए थे? फ्रांसीसी किए थे सूरत में। फ्रांसीसी सूरत में किए थे। कब किए थे? फ्रांसीसी कब किए थे? 1668 में। 1668 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना किया गया? वानर सेना एवं मंजरी सेना का बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान बताइए? तो हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था, ठीक है। गांधी जी वायसराय को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख करते हैं, है ना। उन्होंने कहा था कि यदि मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो फिर गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से आपका 78 समर्थकों के साथ जाके वहाँ पे 24 दिन में 240 मील पदों की यात्रा करके 6 अप्रैल को जो है नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। कार्यान्वयन में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इसका आंसर बता दीजिए, किसने नहीं किया था? होलकर, इंदौर के थे ना, होलकर। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए सहायक संधि लाने वाला कौन था? तो सहायक संधि लाने वाला था लॉर्ड वेलेजली, है ना। वेलेजली, उसकी जली गई। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाने वाले थे, है ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक थे वहाँ के हैदराबाद के निजाम, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान की। असत्य, ध्यान दीजिएगा, सत्य असत्य यहीं पे तो ध्यान देना होता है। तो असत्य कथन का क्या है, मतलब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। बताइए, क्या इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया? नहीं। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो सही है। अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मिकल मैगजीन निकाला, ये भी वास्तविक। असत्य कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए। राजा राम मोहन राय को वो माना जाता है, नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, आधुनिक भारत का पिता माना जाता है, ठीक है। ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, है ना। और वहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि धारण की थी ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नवजीवन पत्रिका नामक का प्रकाशन किसने किया था? नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। तो नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे कि उनकी पत्रिका हो जाएगा द यंग इंडिया, हरिजन किस भाषा में था? हरिजन था अंग्रेजी भाषा में, है ना। हरिजन अंग्रेजी भाषा में था। हरिजन बंधु भी किए थे। हरिजन जो बंधु थे यहाँ पे गुजराती भाषा में किए थे। हरिजन
हरिजन सेवक, हरिजन सेवक अब किए थे हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में किए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो किया था आपके महात्मा गांधी। काफ़ी सारी पत्रिकाएं भी हैं जिनको याद रखने की आवश्यकता है, जैसे कॉमरेड, कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था, मौलाना अली ने किया था। नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड पूछला है, नेशनल हेराल्ड की नेशनल हेराल्ड का पत्रिका का संपादन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस पत्रिका है, उसकी पत्रिका संपादन किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पत्रिका पूछता है, सोशलिस्ट पत्रिका पूछता है, उसको किया था डांगे ने, डांगे ने किया था। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता किसके किसके बीच में मतलब निम्नलिखित में किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, किसके बीच में हुई थी बताइए, गंगाधर तिलक और जिन्ना, गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है उसमें अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार है ना, अंबिका चरण मजमूदार किए थे। उसमें क्या हुआ था कि मतलब तिलक एवं बिसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वहाँ पर समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी, तो निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी बताइए, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है। इसमें क्या हुआ था ना, इसमें रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह आलम के बीच में यह संधि होती है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है बंगाल उड़ीसा और बिहार है ना, इसकी दीवानी जो है कंपनी को दे दी गई थी। इसके बाद द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है, सेकंड संधि होती है 16 अगस्त 1765 की होती है। वो होती है आपका शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। उसमें क्या होता है उसमें कैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो है मतलब कुल मिला के ये हुआ था कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मतलब उसमें द्वैत शासन चलाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना, थोड़ा सा पहला वीडियो है तो समय ज़्यादा लगे, अगले वीडियो में हम फटाफट करेंगे। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे का समय आसपास हो रहा है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ में आया नहीं आया, हाँ ना जो भी लगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।